हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है एटम्स। ठीक है, एटम्स के बारे में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। देखिए, कुछ परसेप्शंस जो है हमारे पास 9th-10th के बाद जो पढ़े हैं वो परसेप्शन है कि एटम्स जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ये हमें पता है। और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जो है उससे भी पहले कॉन्सेप्ट था केवल एटम के बारे में। कहा जाता था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, एटम को नहीं काटा जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे डिस्कवर हुआ, बाद में पता चला कि एटम्स जो होते हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हुए। उसके बाद और डिस्कवरीज हुए जिसमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को भी काटा जा सकता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी किसी न किसी चीज से मिलकर बने हुए हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उनके डिफरेंट जो बिहेवियर्स हैं उसके बारे में सीखना है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एटम्स का तरबूज मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। एटम्स का तरबूज मॉडल किसने दिया था? एटम्स का वाटरमेलन लाइक मॉडल। ठीक है, तो एटम्स के बारे में शुरू से डिस्कस करते हैं। क्या है? हमें पता है कि एटम्स, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है? दो एटम से या दो या उससे ज्यादा एटम से मिल करके मॉलिक्यूल्स बनता है, हमें पता है। ठीक है, all elements are made up of atoms and molecules and atoms contains fundamental particles like electron, proton and neutrons। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया वो ग्रेजुअली डिस्कवर हुआ था। ऐसा नहीं कि किसी एक साइंटिस्ट ने अचानक से एक ही बार में सारे चीज के बारे में बता दिया, नहीं, ये ग्रेजुअली। तो सबसे पहला जो एटम्स का जो मॉडल आया है वो मॉडल है जे थॉमसन के द्वारा। जे थॉमसन, थॉमसन मॉडल कहते हैं, या तरबूज लाइक मॉडल कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल कहते हैं, या प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक मॉडल का डिस्कस करते हैं हम, तो उसमें सबसे पहले जो आता है नाम वो आता है जे थॉमसन का। थॉमसन मॉडल कैसा है? तरबूज की तरह, वाटरमेलन तरबूज में। ठीक है, वाटरमेलन लाइक मॉडल, या इसी को बोला जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। जैसे केक में ऐसा होता है, प्लम पुडिंग का मतलब केक के अंदर में नहीं, लाल लाल टाइप का कुछ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वाटरमेलन में क्या होता है कि जो तरबूज है, वाटरमेलन में क्या है कि ये जो तरबूज है, तरबूज में उन्होंने जे थॉमसन का जो कॉन्सेप्ट था वो ये कॉन्सेप्ट था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। ध्यान दीजिए, कैथोड रे का आविष्कार किया। कैथोड रे से उन्होंने निकाला कि कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, जिसका नाम दिया, जो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया। तो उन्होंने कहा कि जो एटम्स में जो है ना इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एटम्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है इस तरबूज की तरह। तरबूज का जितना भी ये मटेरियल है, सीड को छोड़ करके, जो बीज है ना उसको छोड़ करके सारा पॉजिटिवली चार्ज है। और बीज जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की तरह जो है, मैंने इलेक्ट्रॉन जो है इस बीज की तरह इसमें पॉजिटिव चार्ज के अंदर में कहीं कहीं एम्बेडेड है, गथा हुआ है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने एटम का मॉडल दिया था, इसलिए इसे प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन लाइक मॉडल कह सकते हैं। जे थॉमसन का यह मॉडल था। थॉमसन कौन थे? जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था, उन्होंने इस एटॉमिक मॉडल के बारे में बोला था। ठीक है, उसके बाद ये एटॉमिक मॉडल जो है ना ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फेल हो गया। उसका रीजन था कि उसी समय रदरफोर्ड, लगभग 1906 से 1911 की बात कर रहे हैं, उस समय रदरफोर्ड जो है अल्फा पार्टिकल का आविष्कार किए थे। अल्फा पार्टिकल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ कुछ। उस एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग उन्होंने ये साबित किया कि अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर जे थॉमसन की तरह रहा तो अल्फा पार्टिकल में जो बिहेवियर, जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है वो पॉसिबल नहीं है। उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसका नाम हम बोलते हैं न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम या प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जो है रदरफोर्ड्स का वो बहुत फेमस है, वो आपको सिलेबस में भी है, और उसके एक एक चीज को जितना अंदर से बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा उतने अच्छे आपके मार्क्स भी आएंगे और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने से फिजिक्स। तो अर्न्स रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, ये लगभग 1906 से 1911 के बीच में एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, अल्फा पार्टिकल है क्या? अल्फा पार्टिकल है हीलियम का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों इलेक्ट्रॉन हट गया है तो न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केवल बच गया। तो ये हीलियम न्यूक्लियस जो है वो अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो है वो किनके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड की निगरानी में सुपरवाइजर वो थे, और उनके अंदर जो पढ़ाई कर रहे थे, उस समय ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था, कहा जाता है गीगर एंड मार्स्टन, ये दो उनके थे, रदरफोर्ड के चेले थे कह लीजिए। इनका भी ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दो वैज्ञानिक, नाम ले लेते हैं इनका, गीगर या गीजर जो पढ़ सकते हैं, एंड दूसरे का नाम था मार्स्टन। ये दो लोग मिलकर के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और ये दो लोग कौन थे? स्टूडेंट थे, किनका? रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। 1911 में एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड
ने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया कि क्या क्या हो रहा है, इसलिए ये रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल ऑन गोल्ड फॉइल कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है एक्सपेरिमेंट उसको समझते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है, पहले सेटअप को समझते हैं। सेटअप में क्या है, ये जो चारों तरफ से इस तरह से दिखाया गया एक सिलिंड्रिकल शेप में, ये जिंक सल्फाइड का एक फोटोग्राफिक प्लेट है। क्या है, जिंक सल्फाइड का फोटोग्राफिक प्लेट, जेडएनएस फोटोग्राफिक प्लेट। सबका फंक्शन क्या क्या है वो भी समझना है, क्लियर है। और ये जो है येलो कलर में, ये गोल्ड है, गोल्ड का फॉयल है, बहुत पतला गोल्ड है, गोल्ड फॉयल। ठीक है, और ये जो है ये आपका अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है एक्चुअली में बिस्मथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट Bi83 और 214 मास नंबर। ये जो है ये अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है और ये एक ऐसे बॉक्स में रखा गया है जिससे कि अल्फा पार्टिकल चारों तरफ नहीं जाए, केवल छेद के होकर के जाए। या यहाँ पर ये अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल इस टाइप का लगा देंगे, ठीक है, जिससे कि अल्फा पार्टिकल इसके बाहर जो है जब जाए तो इसको मतलब कोलिमेट करना, एक डायरेक्शन देना है अल्फा पार्टिकल को, ताकि अल्फा पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जाए। तो यहाँ पर एक लेड का ब्रिक होता है, ठीक है, लेड ब्रिक। लेड का इस्तेमाल क्यों किया गया है सोचिए थोड़ा सा, ठीक है। लेड जो है यहाँ पर लेड ब्रिक, लेड ब्रिक लगा दिया, क्यों, इसका फंक्शन समझ में आ गया। लेड ब्रिक क्यों, लेड ब्रिक लगा दिया गया, उसमें थोड़ा सा छेद छोड़ दिया गया, पतला सा जगह, ताकि अल्फा पार्टिकल इस छेद से होते हुए, ये जो लेड ब्रिक है क्या करता है, अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये इसका मतलब अल्फा पार्टिकल बाकी जगह से नहीं जाएगा, एक छेद से होकर के पतले से ऐसे जाएगा। तो ये फंक्शन समझ में आ गया। ये भी लेड का हो सकता है, ये ठीक है, ये लेड का हो गया, जिसमें एक छोटा सा पतला छेद छोड़ दिया तो हमेशा ऐसे निकलेगा। तो या ये अगर नहीं दिया तो यहाँ एक लेड ब्रिक लगा दिया, इससे होकर के जाएगा, ठीक है, इससे होकर के, और यहाँ पर ऑलरेडी कट पोर्शन है, इससे अंदर से होते हुए गोल्ड फॉइल पे जाकर टकराएगा। टकराने के बाद अल्फा पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन देखा गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल गोल्ड से इस साइड में निकल जाता है ऐसे अलग अलग एंगल पे, और कुछ अल्फा पार्टिकल रिटर्न में हो रहा है। तो जो निकलेगा उसको पता करने के लिए कि कितने एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल जा रहा है, इसको जिंक सल्फाइड रखा गया है, वो चमकता है, जहां जहां अल्फा पार्टिकल जाएगा वहां स्पॉट बन जाएगा। और उस स्पॉट को देखने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप लगा दिया जाएगा जो कि मूव करते रहेगा, ये माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये आंख यहाँ पे देख 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 करके हम लोग पता करते हैं, ये मूवेबल माइक्रोस्कोप है। ठीक है, चारों तरफ किधर मूव कर रहा है, ये इधर से लेकर के यहाँ से ऐसे मूव कर सकता है किसी भी एंगल पे। तो माइक्रोस्कोप, और यहाँ से वो एंगल मेजर कर लेंगे देख देख करके, जहाँ कितने अल्फा पार्टिकल किस जगह पे गिर रहा है, ठीक है, वो मेजर कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, आपका माइक्रोस्कोप हो गया। एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए ये सब जानना जरूरी है। तो और क्या चीज रह गया, कुछ नहीं, एंगल मेजर हो ही जाएगा, फोटोग्राफिक प्लेट पर स्पॉट्स देख देख कर बता देंगे कि कितने एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल जो है उस पार गोल्ड के दूसरे साइड में चले गए हैं, क्लियर है। और गोल्ड का जो फॉइल लिया गया था वो बहुत पतला था, गोल्ड फॉइल जो है वेरी थिन, एक्सट्रीमली थिन है। वैसे तो आइडियली बोला जाए तो गोल्ड फॉइल केवल एक सिंगल एटॉमिक लेयर का होना चाहिए, ठीक है, इतना पतला होना चाहिए कि एक ही एटम आए, लेकिन वैसा संभव नहीं था उस समय। और संभव नहीं होने की वजह से गोल्ड फॉइल क्या किया कि लगभग गोल्ड फॉइल का जो थिकनेस है ना, थिकनेस वो लगभग जो है 100 नैनोमीटर के आसपास आप बोल सकते हो। इसका मतलब हो गया कि 100 से अराउंड 100 टू 1000 लेयर्स जो उसमें आएगा, किसका, एटम्स का। इसका मतलब अगर मैं 3 लेयर आपको दिखाऊं इस तरह से, 1 2 3, तो ये 3 लेयर एटम्स का दिखा रहे हैं, इतना 3 लेयर का पतला जो है। लेकिन ये इतना पतला लेयर तो संभव नहीं था, तो ऐसे 3 की जगह पे आप एज्यूम कीजिए कि 1000 ऐसे या 500 ऐसे लेयर्स जो हैं उस गोल्ड फॉइल में था, जिस गोल्ड फॉइल से एक्सपेरिमेंट ओरिजिनली किया गया था। ठीक है, ये एटम्स हैं। वन एटॉमिक लेयर जो होता है उसकी कितना होता है, वन एटॉमिक लेयर का थिकनेस, ये वन एटॉमिक लेयर का थिकनेस आपको पता है कितना होता है। वन एटॉमिक लेयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर, इसके आसपास एक एटॉमिक लेयर का थिकनेस होता है। तो जो 100 नैनोमीटर है उसमें देखिएगा तो ये 100 नैनोमीटर या इसके आसपास का, सब रफली हम बता रहे हैं एक आइडिया देने के लिए कितना पतला थिन फॉइल लिया गया था। फॉइल मतलब समझते हैं ना, पतला सा एक लेयर पेपर की तरह होता है, जो हम लोग फूड पैकिंग में यूज करते हैं, एल्युमिनियम फॉइल यूज करते हैं, उसी तरह से वो गोल्ड का फॉइल यहाँ पर रख करके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इन्होंने ये सब किया, अल्फा पार्टिकल को यहाँ पे रख दिया, अल्फा पार्टिकल से ये निकलता हुआ गोल्ड फॉइल से निकलता हुआ फ्लोरेसेंट प्लेट पे पड़ा, और उनके काउंट किए कि कितने कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कहाँ कहाँ गिर रहा है।
और ये जो एक्सपेरिमेंट किए ये गोल्ड के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको दिखाता था। तो जो गोल्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर है उन्होंने गोल्ड पर ही नहीं किया, और भी दूसरे दूसरे फॉइल्स एल्युमिनियम वगैरह रखकर भी किया, लेकिन गोल्ड वाला जो है ना वही एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आपको बता देता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है। तो क्या ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने वो देखते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन देखिए क्या किया। मान लेते हैं कि ये जो है ये एक एटम है, ठीक है। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि मैक्सिमम जितने सारे मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो अनडेविएटेड ऐसे निकल जा रहे थे, ऐसे मानो कि रास्ते में उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। ऐसे मैं 2 4 10 दिखा रहा हूँ, वहां ऐसे समझिए कि लाखों करोड़ों अल्फा पार्टिकल्स जो है वो जा रहे हैं, और जाने के बाद वो किसी से टकराते नहीं है, वो निकल जाते हैं ऐसे, ठीक है। और कुछ एक बहुत से कम ऐसे अल्फा पार्टिकल होते थे जो जाने जाते वक्त जो है वो नजदीक से ऐसे जा रहे थे तो ऐसे डेविएट हो जा रहे थे। ऐसे बहुत कम अल्फा पार्टिकल देखे गए, ठीक है। क्वांटिटेटिवली भी हम लोग देख लेते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे जा करके ऐसे भी आ गए थे। तो ये चीज को समझिए, ये ऑब्जर्वेशन क्या बताया उनका, ये ऑब्जर्वेशन जो था, ये ऑब्जर्वेशन से उन्हें क्या मिला, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल है, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन अगर हम लिखते हैं, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, तो ये में क्या पाया गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ऑलमोस्ट ऑल द अल्फा पार्टिकल, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस द गोल्ड फॉइल अनडेविएटेड, डेविएट नहीं हो गए। ये सब जितने दिखाए गए ना ये अनडेविएटेड, ये मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल ऐसे ही थे जो जो ठीक जिधर जा रहे थे वहीं पर जाकर के स्ट्राइक कर रहे थे अपोजिट साइड में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कितना कितना मतलब हो गया, ये हो गया अप्रोक्सीमेटली, कहा जाता है 99.86%। ये भी कोई परसेंटेज होता है भाई, ये तो पूरा का पूरा लगभग वहीं गिर गया 99.86%। मतलब अगर 100 अल्फा पार्टिकल ले रहे हैं तो 99.86 अल्फा पार्टिकल जो है वो वहां पर चला जा रहा है, जाके एकदम स्ट्रेट, कोई डेविएशन भी नहीं उसमें हो रहा है। एक चीज ये क्लियर हो गया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। ओनली 1 in 8,000 डेविएट्स बाय मोर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये जो दिखाया हुआ है ना इस टाइप का डेविएशन, ये 90 डिग्री हो गया, ऐसे जा रहा था ऐसे। तो इस टाइप के जो डेविएशन है ना, केवल 8,000 में एक अल्फा पार्टिकल मिला था। इसका मतलब कि अगर ये जोन देख लें, ये वाला ये आपका है और ये 90 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब कि इस एरिया में, इन सब एरिया में जो है 8,000 में से एक ही अल्फा पार्टिकल कहीं उनको दिखा था। तो 1 in 8,000, थोड़ा सा फील लीजिए, ठीक है। पॉइंट, और दूसरा क्या है कि ओनली 0.14% डेविएट्स मोर देन 1 डिग्री, समझ रहे हैं। ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री केवल 0.14%, मतलब थोड़ा बहुत अगर डेविएशन हुआ, इतना परसेंट तो चला गया अनडेविएटेड। और 1 डिग्री कुछ होता है जी, 1 डिग्री के आसपास, मतलब यहाँ बहुत कम। जैसे ही मैंने इतना बोल दिया तो इतना से जो बच गया परसेंटेज उसको हमने लिखा ग्रेटर देन 1 डिग्री में डेविएट करता था, ठीक है। एंड ओनली 1 in 10 लाख वो डेविएट करता था बाई 180 डिग्री, बहुत 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 कम। ओनली 1 in 10 to the power of 6 डेविएट्स बाई 180 डिग्री। 180 डिग्री से ज्यादा तो कुछ होता नहीं है। 180 डिग्री जो है डेविएट, कौन सा हो गया 180 डिग्री, जैसे कि ये आ रहा है, आने के बाद इसी रास्ते से वापस हो गया। ऐसे ऐसे कितने अल्फा पार्टिकल थे, 10 लाख में एक अल्फा पार्टिकल थे ऐसे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट कुछ बताता है एटम्स के बारे में कि जो टकरा के वापस, क्योंकि अल्फा पार्टिकल चूज किया गया था, अल्फा पार्टिकल हेवी न्यूक्लियस था, भारी था, तो वो वापस जो आ रहा था अनडेविएटेड भारी चला जा रहा था। और कुछ ऐसा भारी एक जगह था उस पूरे गोल्ड फॉइल में जिससे लौट करके वो वापस आ जा रहा था 180 डिग्री या मोर देन 90 डिग्री। प्लस इस ऑब्जर्वेशन को, अभी पहले ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन उन्हें मिला, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो इस ऑब्जर्वेशन से उन्हें कुछ कंक्लूजन मिला। क्या कंक्लूजन मिला, व्हाट इज द कंक्लूजन, ये जो ऑब्जर्वेशन मिला इससे क्या कंक्लूजन मिला। इससे कंक्लूजन मिला उन्हें कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम आर एम्प्टी and only small portion of it contain all the mass of the atom. All the mass is concentrated, सारा मास जो है ना वो एक छोटे से पोर्शन में एटम्स के अंदर कंसेंट्रेटेड है। ऐसा किस लिए बोला, क्योंकि वो जहां पर सारा का सारा एटम का मास कंसेंट्रेटेड है वहीं से ये टकरा करके 180 डिग्री वापस आ रहा है, या मोर देन 90 डिग्री उसी के आसपास जाता है ना, तब ज्यादा स्कैटरिंग हो रहा है। लेकिन ज्यादातर पोर्शन जो है अनडेविएटेड है, इसलिए 99.86% तो अनडेविएटेड चला जा रहा है। मतलब 0.14% स्पेसिंग ऐसा है कि
जो थोड़ा सा नजदीक से जा रहा है, तो समझ रहे हैं ना, लगभग लगभग पूरा का पूरा एटम्स में स्पेस खाली है, या फिर है भी तो उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे इनको फर्क नहीं पड़ता, और वो एलिमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे बिखरे हुए तो हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन से अल्फा पार्टिकल टकराते हैं तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका यही मतलब हुआ। ठीक है। और पहली बात तो टकराते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरी बात की टकराएंगे भी नहीं, क्योंकि 99 पॉइंट इतना स्पेस तो खाली ही पता चल गया, सारा मास तो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया और उससे ये कंक्लूजन निकाला कि एटम्स में एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, क्लियर हो गया। और इससे उन्होंने एस्टिमेट किया एटम्स का साइज क्या होगा, ये भी एस्टिमेट किया, और जो अंदर में मास कंसंट्रेटेड है उस एरिया का साइज क्या होगा। ही इवन एस्टिमेटेड द साइज ऑफ दैट कंसंट्रेटेड स्पेस, जो जिसको हम लोग आज के डेट में न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस अल्फा रदरफोर्ड ने ही इसका नामकरण किया था कि ये न्यूक्लियस है जहां पर उसका सारा मास कंसंट्रेटेड। उस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। वो इतना बताएं कि जो थॉमसन ने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज सब जगह बिखरा हुआ है, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव चार्ज केवल न्यूक्लियस के अंदर में एक सेंटर पे जहां पर उसका टोटल मास माना जा सकता है वहीं पर कंसेंट्रेटेड है, ये उन्होंने कहा था। रदरफोर्ड इस कंक्लूजन से उन्होंने ये कहा था। ठीक है। और साइज ऑफ द कंसेंट्रेटेड जो उन्होंने एस्टिमेट किया था स्पेस, दैट वाज नियरली इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर, ये उन्होंने ऑब्जर्व करके बताया। ये लगभग लगभग इतना है, अराउंड 10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर। क्लियर। ये चीज उन्होंने एस्टिमेट किया था। ही इवन एस्टिमेट द साइज ऑफ दैट स्पेस। और क्या साइज स्पेस एस्टिमेट किया, जो कंसेंट्रेटेड स्पेस है वो अराउंड 10 टू द पावर ऑफ 5 टाइम्स स्मॉलर देन टोटल स्पेस। एटम का जो साइज है उससे इतना गुना छोटा वो छोटा सा पोर्शन है। 10 टू द पावर ऑफ 1,00,000 गुना, समझ रहे हैं, 1,00,000 गुना छोटा स्पेस है जहां जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ये उन्होंने कहा था। क्लियर हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एटम कंटेन्स ए पॉजिटिवली चार्ज्ड टाइनी पार्टिकल्स एट द सेंटर, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि टोटल मास जो एक छोटे से जगह में है, जो जगह 1,00,000 गुना टोटल एटम के कंपेयर में छोटा है, और उसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम एंड आउटसाइड दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये हो गया, ये प्लेनेटरी मॉडल हो गया। जैसे जैसे क्या होता है कि सन के चारों तरफ, सन को न्यूक्लियस मान लीजिए, तो सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं चक्कर लगाते रहते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए इसे प्लैनेटरी मॉडल भी आप कहते हैं। तो न्यूक्लियर मॉडल या प्लैनेटरी मॉडल दोनों कह सकते हैं। तो थॉमसन के मॉडल में और इसमें क्या अंतर हो गया कि थॉमसन बोले थे, ये उन्होंने कहा था कि जो चारों तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है, वाटरमेलन मॉडल, और उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन गड़े हुए हैं। ठीक है। ये रेड में जो है वो पॉजिटिव चार्ज, ये थॉमसन का मॉडल। और इनका मॉडल क्या हो गया, इन्होंने क्या कहा कि ये जो है रदरफोर्ड मॉडल में क्या हो गया, रदरफोर्ड मॉडल में बोले कि छोटा सा पोर्शन है जो कि न्यूक्लियस है, ये छोटा सा पोर्शन जहां पर पॉजिटिव चार्ज पूरा पड़ा हुआ है और मास भी इसका यही है, बाकी इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ जो है वो चक्कर लगाते रहता है। ठीक है। और इसलिए अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड निकल गया, ये खाली स्पेस है, कुछ नहीं है इसमें, पॉजिटिव चार्ज केवल सेंटर पे है। ये रदरफोर्ड्स मॉडल हो गया। क्लियर है। यहां तक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गया। ये उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया इसको, न्यूक्लियस। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो किया था, उन्होंने प्लॉट किया। क्या प्लॉट किया, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो कितने कितने एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल, इसके लिए उन्होंने प्लॉट किया। ये प्लॉट में क्या पाया, मान लेते हैं ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और इधर ले लेते हैं एंगल थीटा। ठीक है। तो वो प्लॉट कुछ इस टाइप से आया, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, ऐसे आया। और ये जो था, ये प्लॉट का जो है स्केल जो है वो स्केल एक्सपोनेंशियल, क्या स्केल है देखिए, मान लेते हैं ये 10 है, ये 10 टू द पावर ऑफ 2 है, ये 10 टू द पावर ऑफ 4 है, ये 10 टू द पावर ऑफ 6 है, इस तरह से। ठीक है। ये 10 टू द पावर ऑफ 8 है, ऐसे। तो इन्होंने क्या किया कि ये प्लॉट किया। तो प्लॉट का एक्सपेरिमेंटल डेटा जो एन आया वो तो डिस्क्रीट में आएगा ना, एन कुछ कुछ पॉइंट्स ही आएंगे, एन तो कंटिन्यूस होगा नहीं। तो एन का उन्होंने फॉर्मूला निकाला कि एन इक्वल टू सम के टाइम्स जेड स्क्वायर बाई साइन टू द पावर ऑफ 4 थीटा बाई 2, ये आया था उन्हें, ये बताया था। वेर एन क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एट एंगल थीटा, जो भी
क्योंकि वो एंगल मेजर कर रहे थे माइक्रोस्कोप से, घूम घूम कर देख रहे थे। ये मान लेते हैं 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ऐसे एंगल है, ठीक है, 50 डिग्री, 180 डिग्री लास्ट में, क्लियर है। तो एन इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एट थीटा, जो कि थीटा पे जाके मिल स्पॉट बना रहा है। तो इसको जब अगर हम लोग मिला देंगे इस तरह से पॉइंट से ऐसे करके, तो ये थियोरेटिकल मिल गया कि अल्फा पार्टिकल इस पे कितना मिलेगा। लेकिन जो ये जो पॉइंट्स हैं ब्लू में डॉट्स, वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, और जो मिलाया गया वो उसका एक्सट्रापोलेशन, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गया। और उसके बाद क्या हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट पर्टिकुलर एंगल थीटा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल फॉइल्स, ठीक है। ये जो कर्व जो है ना, वो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग आया, ऐसा नहीं सब मेटल के लिए एक ही आ गया, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा जो है या नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड जो है वो जो एलिमेंट यूज हो रहा है, जैसे गोल्ड यूज हो रहा है कि वहां पर एल्युमिनियम यूज कर रहे हैं, उसका भी कैरेक्टरिस्टिक है। तो देयरफॉर इसमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल scattered at particular angle theta is different for different metal foils। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो था ना, जिससे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से टकरा के बाहर आ रहा था, वो तो अलग अलग था, ठीक है। जैसे गोल्ड है तो उसका पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू 60-79 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया। एल्युमिनियम ले लीजिएगा तो कुछ और हो गया, कोई और मेटल ले लीजिए तो कुछ और हो जाएगा, सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग है। तो ये चीज क्लियर हो गया। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट चार्ज इन देयर न्यूक्लियस, ये रीजन हो गया। उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, इससे कंक्लूजन निकला उनका, डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट चार्ज एट न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय दीज चार्जेस एट द सेंटर एंड दिस क्या करता है, दिस अट्रैक्टिव फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स द रेवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस। यह क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन किया जा रहा है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर। क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा हो तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, एक फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लगता हो। और यहाँ पर ये साबित हो गया कि सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, तभी तो एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर है और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इस रेडियस आर में चक्कर लगा रहा, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स इधर मिल गया। कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ इलेक्ट्रिक लग गया। यही एफ इलेक्ट्रिक जो हो जाएगा हम लोग बोलेंगे किसके बराबर हो जाएगा, एम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। ये क्लासिकल मैकेनिक्स से इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन के और सेंटर पर जो पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, और यही इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन कुछ भी वेलोसिटी से घूमता रहेगा, ठीक है। ये उन्होंने बोला क्लासिकल मैकेनिक्स के तौर पर। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो साबित कर दिया कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें दो भाग होते हैं प्राइमरली, एक इलेक्ट्रॉन जिसमें चारों तरफ घूमता है वो स्पेस, और दूसरा न्यूक्लियस जहां पर सारा का सारा हेवी मास और पॉजिटिव चार्ज कंसेंट्रेटेड है, ठीक है। इसमें दो तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, वो पढ़ते हैं क्या है। एक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये बोर्ड सिलेबस में नहीं है, ध्यान रहे, लेकिन कंपटीशन में पूछ सकता है इसलिए इसको करा दिया जाए, ठीक है। पूछ क्या सकता है, थियोरेटिकल कहीं पूछ दिया कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से रिलेटेड कोई टर्म आ गया तो समझ ही नहीं आएगा। एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को समझते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है एक एटम है, इतना बड़ा ले लेते हैं, ठीक है, इतना बड़ा एटम ले लेते हैं, ये न्यूक्लियर ले लेते हैं, और यहाँ पर सपोज करते हैं कि छोटा सा जो है यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। इसका मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और अल्फा पार्टिकल जो आ रहा है दूर से, वो जो है मान लेते हैं एक ऐसा अल्फा पार्टिकल सोचते हैं जो एकदम 180 डिग्री से रिटर्न हुआ है, तो आएगा एटम के अंदर तो घुसेगा लेकिन न्यूक्लियस के अंदर नहीं घुस पाएगा और रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल गया और 180 डिग्री रिटर्न हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है, कहाँ, कौन सा डिस्टेंस, जिसको हम लोग न्यूक्लियर साइज बोल रहे हैं, सेंटर से कितना दूरी तक जा करके वापस हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सबसे नजदीक अल्फा पार्टिकल जो है वहाँ यहाँ रखा हुआ था किसी चीज से ऐसे, जो कि लेड बॉक्स में रखा हुआ है, और यहाँ से जा करके निकला, निकलते हुए जाके 180 डिग्री से वापस हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये अगर ये साइज एस्टिमेट करना है कि R0 कितना है, तो ये मान लेते हैं कि काफी दूर पे है, तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस मान सकते हैं, ठीक है, लॉन्गर डिस्टेंस हो गया ना। अगर मान लेते हैं कि ये 2-4 मीटर भी रखेगा तो इसका एटम के साइज के रिस्पेक्ट में तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है।
सेंटीमीटर भी रखेगा तो भी बहुत ज्यादा हो गया। हम लोग जो फील कर पा रहे हैं, जो भी हम लोग आंख से दिखाई देता है, वो डिस्टेंस कुछ भी रख दीजिए, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, जिसको हम लोग इनफाइनाइट मान सकते हैं, क्योंकि एटम का साइज, न्यूक्लियर का साइज तो बहुत कम होता है। तो इसको एस्टिमेट करना है, तो एनर्जी प्रिंसिपल लगा करके एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से गया है ना, वो कुछ वेलोसिटी से गया है, उसके पास कुछ एनर्जी है। कहा जाता है कि जिस वेलोसिटी से निकलेगा, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बताया कि उस समय अल्फा पार्टिकल का जो एनर्जी है, उसका वैल्यू हमें पता है। सपोज कीजिए उन्होंने निकाला था कि अल्फा पार्टिकल निकलता है, उसकी एनर्जी क्या होती है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस आएगा, आते आते यहाँ से लौट जाएगा, इसका मतलब कि उसके एनर्जी को क्या हो गया, यहाँ आकर के वेलोसिटी जीरो हुआ है। तो ये वाला हमें सिचुएशन देखना है कि जहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, वो कौन सा डिस्टेंस है। तो हम लोग अगर फॉर्मूला लगाते हैं इलेक्ट्रोस्टैट का, तो लिखेंगे कि Q1 Q2 बाई R, ये पोटेंशियल एनर्जी है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, व्हाट इज दिस मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड इक्वल टू है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पाया गया एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ठीक है। और गोल्ड के लिए जेड कितना होता है, एटॉमिक नंबर फॉर गोल्ड जेड इक्वल टू 79, ठीक है। EU उसका सिंबल है, आप लोग को पता है सबको। तो गोल्ड का ये हो गया। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि जो भी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी था, वो यहाँ पर क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया। इसका मतलब कि हम लिखेंगे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस ले लिए तो इस समय पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दिए, क्योंकि नीचे में इन्फिनिटी हो गया तो जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन देखिए, ठीक है। मान लेते हैं इस पॉइंट को 1 और इस पर्टिकुलर पॉइंट, फाइनल पॉइंट को 2। तो लिखेंगे एनर्जी एट 1 इक्वल टू एनर्जी एट 2, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब क्या है कि 1 उस सिचुएशन को बोलते हैं जब इनफाइनाइटली डिस्टेंस अपार्ट है, तो पोटेंशियल तो कुछ नहीं होगा, जो होगा काइनेटिक हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। इस समय वेलोसिटी जीरो हो गया 2 पॉइंट पर, तो जो भी हो गया वो k Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही होगा। और ये है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू डालना होगा। और Q1 Q2 बोला जाए तो 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है अल्फा पार्टिकल के ऊपर में, और 79 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है किसके ऊपर में, गोल्ड के ऊपर में। और R0 स्क्वायर इसको बोल देते हैं। यहाँ से R0 हमें निकालना है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पुट कर, क्लियर है। और चूंकि ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको लिख सकते हैं 7.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है। अब और 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, 79 टू 158 इलेक्ट्रॉन और एक और इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन काट दिए यहाँ से, तो एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बच गया यहाँ पे बाई R0 स्क्वायर। यहाँ से R0 स्क्वायर का वैल्यू निकालिए कितना हो जाएगा, R0 स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू 158 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 158 इंटू क्या कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 डिवाइड बाई आर स्क्वायर निकाल रहे हैं 7.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6। ये सारा निकालिए, देखिए क्या हो रहा है। तो ये आपको आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली आर जो आ रहेगा वो 30 फेम्टोमीटर के बराबर हो जाएगा। खुद से करके देखिए, आर नियरली इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस R0 इज 30 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर, ठीक है। वैसे भी दिख रहा है, रफ कैलकुलेशन अगर करते हैं तो मान लेते हैं इसको 160 ले लीजिए, ठीक है। ये 160 हो गया, और 10 टू द पावर ऑफ 6 है, 10 टू द पावर ऑफ 9 काटे, 10 टू द पावर ऑफ 3 यहाँ हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 तो 10 टू द पावर ऑफ -16 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर 160 और ये मिलके काट दीजिए, तो इट इज कमिंग आउट टू बी अराउंड 30 टू 10 टू द पावर ऑफ -15। 10 टू द पावर ऑफ -15 को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मी फेम्टोमीटर या फर्मी। 1 फर्मी इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर, ठीक है। बहुत छोटा यूनिट है, इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर, याद रहेगा। तो बहुत छोटा हो गया ये। R0 का एस्टिमेशन किया गया तो किसके ऑर्डर में आया, ये 10 टू द पावर फेम्टोमीटर में आया, फर्मी में आया, बहुत छोटा है। और एटम का जो साइज एस्टिमेट किया गया तो वो 10 टू द पावर ऑफ -10 आया। तो देखा गया कि एटम का साइज जो है वो न्यूक्लियस के साइज से 1 लाख गुना बड़ा है, ठीक है।
क्लियर है? तो ये क्लोजेस्ट अप्रोच का हो गया। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा? इसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को पढ़ रहे हैं और ये भी सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, लेकिन कंपटीशन का कोई भरोसा नहीं है, पूछ सकता है, छोटा सा है, कोई न्यूमेरिकल तो इसमें करना नहीं है, केवल थियोरेटिकली समझना है, तो समझ लेने में क्या प्रॉब्लम है, समझ लेते हैं, मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेगा। तो ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ velocity of alpha particle with center of the nucleus। सिमिलर सब डायग्राम सेम रहेगा। मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, ये ठीक है, अब ये इस न्यूक्लियस का सेंटर है और अल्फा पार्टिकल जो है ऐसे आ रहा है, ऐसे यहाँ पर आ रहा है, तो जो जहां भी, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो सपोज कीजिए ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है और यहाँ पर ऐसे टर्न हो जा रहा होगा कहीं ऐसे, तो ये जो ओरिजिनल लाइन है ये सेंटर से ये, और ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इनिशियल का लेंगे, ठीक है, इनिशियल ये डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर, और बी से डिनोट किया जाता है। नॉर्मली इम्पैक्ट पैरामीटर को बी से डिनोट किया जाता है। क्लियर हो गया? अब ये डिस्टेंस पैरामीटर जो है जितना कम होगा, इसका मतलब उतना न्यूक्लियस के सीधा सीधा अल्फा पार्टिकल आ रहा है। इम्पैक्ट पैरामीटर जितना कम होगा, अल्फा पार्टिकल उतना ही ज्यादा एंगल पे डेविएट होगा। एकदम जीरो कर देंगे तो अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से आ जाएगा, यही ना होगा, ठीक है। तो इसका क्या लिखा जाए? व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल विद द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है, इससे ये जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, उससे ये डिस्टेंस जो हो गया, उसको हम लोगों ने इम्पैक्ट पैरामीटर नाम दिया, जो कि बी से डिनोट किया जाए। क्लियर हो गया? अगर मान लेते हैं कि बी को लगभग जीरो कर दिए, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा? थीटा विल बी नियरली इक्वल टू पाई, पाई के बराबर हो जाएगा। और बी को हम लोग मान लेते हैं कि बहुत दूर कर दिए, बी बहुत ज्यादा कर दिए, ग्रेटर देन r0, न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा कर दिए, तो वो अनडेविएटेड चला जाएगा। थीटा विल बी नियरली इक्वल टू 0, अनडेविएटेड, कोई डेविएशन नहीं होगा अल्फा पार्टिकल में। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। ये मान लेते हैं न्यूक्लियस का साइज 2r, और इसका इन्होंने फॉर्मूला भी दिया था, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, फिर से कह रहा हूँ। इन्होंने दिया था kZe स्क्वायर डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। रटने की तो जरूरत है नहीं, इनफैक्ट पूछेगा। जेड के एटॉमिक नंबर है और थीटा स्कैटरिंग एंगल है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, जो भी फॉयल की बात कर रहे हैं उसकी एटॉमिक नंबर होगी, थीटा स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, तो ये सारी चीजें अल्फा पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन है। एटम्स का जो स्ट्रक्चर निकल के आया उसमें भी कुछ लिमिटेशंस था, ड्रॉबैक और लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। पहला जो ड्रॉबैक था वो ये था कि दिस कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये कैसे स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं करे? तब तक मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक थियरी आ चुका था जिसको लोगों ने एक्सेप्ट किया था। वो थियरी ये कहता था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक है, मैक्सवेल्स थियरी ये कॉन्ट्रडिक्ट कर गया उस थियरी को। क्यों? कि इस थियरी में रदरफोर्ड ने बताया कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है, नेगेटिव चार्ज उसके चारों तरफ किसी एक रेडियस में, मान लेते हैं r0 में, किसी एक रेडियस r में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो उनके अकॉर्डिंग ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, सपोज कीजिए, तो वो मैक्सवेल्स थियरी से क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रेडिएट करना होगा। क्या था मैक्सवेल्स थियरी? एनर्जी रेडिएट करेगा। तो कैलकुलेट किया गया कि अगर ऐसा होता है और इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी रेडिएट करता है, धीरे धीरे इसकी रेडियस छोटी होती जाएगी। ठीक है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है ना, तो एनर्जी छोटे होते जाएगा, छोटे होते 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 क्या होगा? ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में मतलब कि समा जाएगा। ये इसका मतलब हो गया। तो ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मैक्सवेल्स थियरी गलत था नहीं। और रदरफोर्ड कह रहे थे कि ऐसा इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है, तो उन्होंने कहा कि अगर उनका कॉन्सेप्ट से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया तो इलेक्ट्रॉन गिर क्यों नहीं जाता, इसका मतलब उसका रीजन दे नहीं पाए, ऐसा क्यों होता है? चारों तरफ घूमता है तो मैक्सवेल्स के अकॉर्डिंग एनर्जी रेडिएट होकर के, और इसको लगभग 10 टू द पावर ऑफ -8 सेकेंड में गिर जाना चाहिए। इतना से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम समय में वो गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर है? तो उनका कॉन्सेप्ट के हिसाब से डायग्राम कुछ ऐसा बनता, ये नहीं रहता, वो धीरे धीरे छोटे होते जाता, ऐसे बनता। ये जा रहा है, छोटा हो गया, रेडियस छोटा हो गया, रेडियस छोटा हो गया, हो गया,
जाके गिर गया न्यूक्लियस, और ये इन 10 टू द पावर ऑफ -8 सेकेंड इतने कम समय में गिर जाएगा, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दूसरा क्या हो गया, बाद में क्या हो गया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा वगैरह एक्सपेरिमेंट किया गया, लेटर ऑन एटॉमिक स्पेक्ट्रा कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड विद रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या, कौन सा चीज का नाम ले रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम लोग डिटेल में जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले, इसलिए उस पर डिस्कस यहाँ नहीं करते। हाँ, इतना बता देते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा का जो ऑब्जर्वेशन था वही अब बोर्स थ्योरी, जो कि नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल है, उसका बेसिस बन। बोर ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को अपने थ्योरी से, अपने एटॉमिक मॉडल से एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए बोर का थ्योरी रदरफोर्ड की थ्योरी से ज्यादा एडवांस हो गया। So this becomes the basis of Bohr's atomic model। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है, उनके ड्रॉबैक्स को पढ़ लेते हैं, और फिर कुछ समय बाद बोर अपना खुद का एटॉमिक मॉडल देते हैं, और वो एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, जो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे उनको वो एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है। बोर ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बेसिस पे ही एटॉमिक स्पेक्ट्रा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया।